हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका फॉर्मुलेशन। ठीक है बेटा, ठीक है। ये आपका टॉपिक देखते हैं कैसे करते हैं भाई। ठीक है, इससे पहले एक प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है हम लोग भाई बहुत 7th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से ये सब फॉर्मुलेशन करते हुए चले आए हैं। कोई नया टॉपिक नहीं है। इसके लिए देखो बेटा, मैंने एक सिंपल प्रॉब्लम पहले आपको समझाने के लिए हुई है। क्या बेटा, जैसे देखो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है राम की आयु श्याम की आयु से 10 वर्ष अधिक है। राम और श्याम की आयु का योग 50 वर्ष है। यानी ये कहा गया कि राम की एज श्याम की एज से 10 ईयर्स है ना ज़्यादा है, 10 साल ज़्यादा है। और राम और श्याम की जो एज है उनका जो सम है वो 50 है। तो आपको राम और श्याम की एज बतानी है। तो इसके लिए देखो हम लोग कैसे करते थे, हम लोग इस तरह से मानते थे। माना राम की आयु x है, श्याम की आयु y है, और इसे मैथमेटिकली लिखते थे। x बराबर यानी राम की उम्र और श्याम की उम्र से कितना है 10 ज़्यादा, यानी y + 10, और दोनों की उम्र का जो सम है वो कितना है 50। इस काम को हम लोग कहते थे कि हमने क्या किया है, फॉर्मुलेशन किया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। यही आपका टॉपिक है। अब आप यही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा ठीक है अलग फॉर्मेट पे, है ना। उसका लेवल थोड़ा सा अप है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ भी आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई है और इसको आपको फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रॉब्लम देखते हैं फॉर्मुलेशन की क्या है। ए पर्सन वांट टू डिसाइड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए डाइट। एक पर्सन है जो ये डिसाइड करना चाहता है कि उसकी डाइट में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट हो। ठीक है, ठीक है, उसकी डाइट में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट हो, जैसे भाई कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ये वो डिसाइड करने वाला है। विच विल फुलफिल हिज डेली रिक्वायरमेंट। हर किसी की अपनी डेली रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी डाइट में कंस्टिट्यूएंट डिसाइड करना चाहता है ना। जो एक लेबरर है, जो एक मजदूर है, उसको बेटा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। जो बेटा वर्किंग क्लास जैसे सीट पर बैठ के कुर्सी पर बैठ के काम करने वाले, इनके लिए कार्बोहाइड्रेट की जो ज़रूरत होती है वो थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो सबका तो ऐसे ही कोई पर्सन है वो अपनी डाइट डिसाइड करना चाह रहा है कि डाइट में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें यही आगे बात की गई है, डेली रिक्वायरमेंट, उसकी डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वांट टू फुलफिल हिज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एट मिनिमम कॉस्ट। और ये डेली रिक्वायरमेंट है, ये क्या करना चाहता है, मिनिमम कॉस्ट पे, कम से कम खर्चे पे ये भैया क्या चाहता है, अपनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना चाहता है। जो भी आपके न्यूट्रिएंट हैं, यानी प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनकी रिक्वायरमेंट कम से कम दाम पर। जैसे ठीक है, उसके सामने चॉइस क्या दी है, द चॉइस इज़ टू बी मेड फ्रॉम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। उसकी चॉइस के लिए 4 टाइप के फूड हैं, है ना, जिनसे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होनी है। जैसे बेटा समझाने के लिए ऐसे समझ लो कि आपको मान लो विटामिन सी भैया चाहिए। विटामिन सी एप्पल में भी होता है, विटामिन सी नींबू में भी होता है। एप्पल होता है जो बेटा क्या होता है, कॉस्टली होता है, और जो लेमन होता है, नींबू होता है, वो सस्ता मिलता है। तो अगर आपको विटामिन सी के रिक्वायरमेंट कम से कम पर अपनी फुलफ़िल करनी है, और उसमें बात ये नहीं है भाई, टेस्ट की बात नहीं है, सिर्फ पैसे की बात है भाई। ठीक है, आपको कम से कम खर्चे पे नींबू से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है, तो भाई नींबू खरीदिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे इसने ये फैक्टर दिया हुआ है कि मिनिमम कॉस्ट, टेस्ट से मतलब नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए भैया मैंने एक समझाने के लिए एग्जांपल लिया आपको, जैसे एप्पल और नींबू में, तो नींबू बेटर ऑप्शन है, कम सस्ते दाम पे मिल जाएगा भाई, एप्पल क्यों खाएं, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कम दाम में भैया नींबू आसानी से रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे 4 टाइप के फूड दिए गए हैं। अब फूड का नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे फूड टाइप दिए हुए हैं 1 2 3 4। ये कुछ हो सकते थे, हो सकता है पहला आपका डेयरी प्रोडक्ट हो सकते थे, डेयरी प्रोडक्ट यानी जो मिल्क से, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट। दूसरा हो सकता था, नंबर 2 दे दिया ऐसे, हो सकता है ये मीट प्रोडक्ट हो सकता था, है ना। तीसरा आपका सेवल्स हो सकता था। ठीक है,
है ना। इस तरह से ये 3-4 फूड दिए गए हैं आपको, ठीक है बेटा। चौथा आपका जंक फूड हो सकता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से तो इसको नाम ना दे के एक नंबर दे दिया, फूड टाइप 1, फूड टाइप 2, फूड टाइप 3, फूड टाइप 4, और हर किसी में अलग अलग बेटा बता दिया गया कि फूड टाइप 1 में कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, और वो कितने का मार्केट में अवेलेबल मिल रहा है। जैसे यहाँ पे फूड टाइप 1 ये टेबल के थ्रू बताया गया है कि ये फूड टाइप 1 में प्रोटीन बेटा कितना है, 3 यूनिट, है ना, और फैट कितना है, 2 यूनिट, और कार्बोहाइड्रेट कितना है, 6 यूनिट, और वो मार्केट में पर यूनिट कितने का मिल रहा है, 45 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, 45 रुपीज़ पर यूनिट, है ना। हो सकता है जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 1 किलोग्राम, ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फूड टाइप 1 का मतलब क्या हुआ, फूड टाइप 1 जैसे मिल्क ले लो, मिल्क में क्या होता है बेटा, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी 1 लीटर दूध में मान लो 3 ग्राम प्रोटीन है, 2 ग्राम फैट है, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, और वो 45 रुपये लीटर मिल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल एक समझाने के लिए। ऐसे बेटा फूड टाइप 2 है जिसमें क्या है, 4 यूनिट प्रोटीन है, 2 यूनिट फैट है, और 4 यूनिट कार्बोहाइड्रेट है, और वो 40 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिका। इसी तरह से फूड टाइप 3 है और फूड टाइप 4 है, ठीक है बेटा। तो फिर ये है कि यहाँ पर जैसे टेबल दी गई है, चारों फूड टाइप में जो न्यूट्रिएंट है वो लिख दिए गए हैं, इधर आपकी कॉस्ट दे दी गई है, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट दे दी गई है कि डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, कि प्रोटीन कितना 800 यूनिट चाहिए, फैट कितना 200 यूनिट चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट कितना 700 यूनिट, इतना हमको डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है बेटा। अब इस प्रॉब्लम को हमें फॉर्मुलेट करना है, यानी ये रिक्वायरमेंट हमको फिलफ़िल करनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी हमारी है इसको फिलफ़िल करना है, इन फूड टाइप को परचेज़ करके मार्केट से परचेज़ करना है, और इनको कंज्यूम करना है, ठीक है, मार्केट से परचेज़ करना है, और कुछ इस तरह से कि भैया हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए, और वो भी किस पे, कम से कम दाम पर, मिनिमम कॉस्ट पर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया मार्केट से हम ये सारे सामान ख़रीद के लेके आएँ, फूड टाइप 1, फूड टाइप 2, फूड टाइप 3, फूड टाइप 4, कम से कम खर्चे पे, और भैया हमारी जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो जाए। तो टारगेट क्या है, कम से कम खर्चे पे, मिनिमम कॉस्ट पे, ऑब्जेक्टिव हमारा मिनिमम कॉस्ट का है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं इसे, ये देखो बेटा, तो हमें मार्केट से फूड टाइप परचेज़ करने हैं, तो उसके लिए देखो जब भी फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जब भी करते हैं आप, तो आपको डिसीजन वेरिएबल फाइंड आउट करने होते हैं। क्या फाइंड आउट करने होते हैं, डिसीजन वेरिएबल, है ना। क्या भाई आप जब मार्केट जाओगे आप, तो मार्केट को आपको डिसीज़न क्या लेना है, इसमें अगर मोटी मोटी तौर पे सोचो तो आपको ये डिसीज़न लेना है कि हम कौन सा फूड प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में मार्केट से ख़रीदें, कौन सा फूड प्रोडक्ट, क्योंकि सभी में है प्रोटीन, सभी में प्रोटीन है, पहले में भी प्रोटीन है, दूसरे में भी प्रोटीन है, तीसरे में भी, इसी तरह से पहले में भी फैट है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, सब में कुछ ना कुछ है, थोड़ा सा मिक्स करके, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा। तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि भाई, और कॉस्ट सबकी अलग अलग है, यहाँ पे यही डिसाइड करना है कि कौन सा फूड प्रोडक्ट, है ना, कितनी क्वांटिटी में मार्केट से ख़रीदा जाए, जिससे भैया क्या हो, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, है ना, जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो जाए। ये ऐसे ही समझ लिए जैसे किसी को दावत करनी होती है किसी की, है ना, किसी को अगर खाने पे बुलाना होता है ना, तो जैसे वो अंदाज़ा लगाता है कि भाई देखो खाने के लिए भाई इतनी रोटियों की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी क्या कहते हैं भाई, हम लोग क्या कहते हैं ये वाली डिश बनाएं, ये वाली इतनी डिश बनाएं, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक की इतनी ज़रूरत पड़ेगी, आइसक्रीम इतनी ज़रूरत पड़ेगी। तो वही सब यहाँ कैलकुलेशन है कि यहाँ पर क्या है, ये रिक्वायरमेंट को फिलफिल करना है, और यहाँ पे क्या है, उन चीज़ों को, उन फूड प्रोडक्ट को लिया जाए जो भैया कम से कम दाम पे मिल जाए, और हमारी ये रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो जाए। तो ठीक है, तो हम भाई यहाँ पे ये अब ये मान लेते हैं, यहाँ पे डिसीज़न हमको यही तो लेना है यहाँ पर कि कौन सा फूड प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा जाए, है ना। तो ये हमने यही डिसाइड करना है, इसी को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। तो यहाँ ये डिसीजन वेरिएबल को मैंने डिनोट किया गया है, ठीक है, x1 से। पहला मान लिया x1 क्या है, बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फूड टाइप 1 परचेज्ड। x1 क्या है, x1 वो नंबर ऑफ, है ना, उतना नंबर ऑफ यूनिट है फूड टाइप 1 का कि फूड टाइप 1 कितने यूनिट परचेज़ किया गया, x1 यूनिट। जैसे अगर मान लो फूड टाइप 1 अगर दूध है, तो दूध हमने 5 लीटर ख़रीद लिया, तो वैसे यहाँ पे क्या मान लिया, उसको मान लिया। अब हमको पता तो है नहीं भाई, ये तो हम फॉर्मुलेशन करके, जैसे
पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया राम की उम्र जैसे माना था x, वैसे ही हम यहाँ पर भी मान लिया कि भाई फूड टाइप 1 हमने कितना परचेज किया है, x1 यूनिट। x1 बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फूड टाइप 1 परचेज्ड। इसी तरह से दूसरे फूड टाइप की कितने यूनिट परचेज कर ली, x2 यूनिट। x2 बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फूड टाइप 2 परचेज्ड। इसी तरह से x3 क्या है, बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फूड टाइप 3 परचेज्ड। इसी तरह से x4 क्या है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फूड टाइप 4 परचेज। ठीक है, समझ में आ गई बात कि पहला फूड प्रोडक्ट कितने यूनिट परचेज किया है, x1 यूनिट, दूसरा x2 यूनिट, तीसरा फूड प्रोडक्ट x3 यूनिट, चौथा x4 यूनिट। ठीक है बेटा, बात आई समझ में। जैसे पहले वाले को अगर मान लो फूड टाइप 1 आपका मिल्क है, दूध है, तो दूध बेटा कितना परचेज किया है हमने, मान लो x1 लीटर। दूसरा वाला आपका मीट प्रोडक्ट है मान लो, तो दूसरा वाला कितने है ना, मान लो x2 किलोग्राम। कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, बाद में देखेंगे भाई, है ना। फॉर्मुलेट कर लेते हैं पहले। जैसे राम की उम्र है ना, ये हमने क्वेश्चन किया था, इसमें भाई इस तरह से माना है ना, और आपको अब इसे सॉल्व करेंगे तो बाद में पता लगेगी ना एक्स का वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा आप देखो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमको क्या करना है कि भैया मिनिमम कॉस्ट पे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। चलो भाई देखते हैं। आपने देखो पहला जो फूड प्रोडक्ट है वो 1 यूनिट यानी 1 लीटर या 1 किलोग्राम कितने का परचेज होगा, 45 रुपये का। आपने कितने यूनिट खरीदा है, x1 यूनिट। तो 1 यूनिट आता है 45 का, 2 यूनिट आएगा 2 इंटू 45 का, 3 यूनिट आएगा 3 इंटू 45 का, x1 यूनिट कितने का आएगा, 45 इंटू x1, है ना। कोई चीज़ 1 लीटर आती है 45 में, तो 10 लीटर कितनी आएगी, 45 इंटू 10, तो x1 यूनिट कितने का आएगा, 45 इंटू x1 का। इसी तरह से दूसरा वाला 1 यूनिट की कॉस्ट है 40, आपने कितने यूनिट खरीदा है, x2, तो x2 की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 40 x2। ठीक है बेटा। इसी तरह से तीसरा प्रोडक्ट 1 यूनिट कितने का आता है, 85 का। 1 यूनिट, 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है, 85। हमने कितने यूनिट परचेज़ किया है, x3 यूनिट। x3 किलोग्राम या यूनिट कुछ भी हो सकता है, x3 लीटर, है ना। अब ये पता नहीं हमको, तो यूनिट बोल रहे हैं उसको हम, लीटर है कि किलोग्राम है। तो तीसरा प्रोडक्ट हमने कितना खरीदा है, x3 यूनिट। 1 यूनिट कितने की आती है, 85 की। 2 यूनिट कितने की आएगी, 2 इंटू 85 की। 3 यूनिट कितने की आएगी, 3 इंटू 85 की। तो x3 यूनिट कितने की आएगी, 85 इंटू x3 की। बेटा ये लिखा हुआ है वो। इसी तरह से चौथा प्रोडक्ट कितने यूनिट खरीदा है, x4 यूनिट खरीदा है। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 65 रुपये। तो x4 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 65 इंटू x4। ये सारी कॉस्ट आ गई। प्रोडक्ट है ना, फूड टाइप 1 पे कितनी कॉस्ट आई ये लिखी, तो सबको जोड़ लिया तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। और इस टोटल कॉस्ट को हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसे, कि ये टोटल कॉस्ट क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो क्या है, मिनिमाइज़ करना। किसको, कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना। तो z इसको नाम दे दिया, इसको टोटल कॉस्ट को z नाम दे दिया, उसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है हमको। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले फॉर्मुलेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद बेटा क्या है देखते हैं। उसके बाद बेटा जो है हम लोग जो इसमें हमारी लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट है, उनको फॉर्मुलेट करते हैं। कंस्ट्रेंट जैसे भैया हमारे पास क्या है, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि भाई 800 प्रोटीन कितना डेली हमको चाहिए, 800 यूनिट। फैट कितना चाहिए, 200 यूनिट। और कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, 700। यानी जो भी फूड आपने परचेज़ किए उसमें टोटल मिला के सब आपको मिनिमम, है ना, आपको कितना 800 यूनिट प्रोटीन निकलना चाहिए। आपने x1 x2 x3 खरीदे थे। फ्रूट प्रोडक्ट कितना खरीदा था, पहला वाला x1 यूनिट, दूसरा वाला x2 यूनिट, तीसरा वाला x3 यूनिट, चौथा वाला x4 यूनिट। यही खरीदा था ना भाई, क्यों भाई, है ना। आप देखते हैं भाई, आ गए बेटा। पहला वाला आपने x1 यूनिट ख़रीदा है, दूसरा वाला x2 यूनिट, तीसरा वाला x3 यूनिट और चौथा वाला x4 यूनिट ये परचेज़ किया है, परचेज़। तो इन सब में बेटा
जो भी प्रोटीन निकलेगा वो टोटल बेटा 800 से कम नहीं होना चाहिए, 800 से ज़्यादा हो जाए। जैसे भाई आप लोगों को मिनिमम मार्क्स है ना, आप लोगों का अभी अभी रिजल्ट आया तो भाई उसमें ऐसा होता है ना कि मिनिमम मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स, भाई उतने तो लाने ही पड़ेंगे। उससे ज़्यादा लिया हो तो कोई बात नहीं, उससे कम नहीं आने चाहिए। ऐसे ही है ना बेटा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपने भाई फूड टाइप परचेज़ किया उससे बेटा ये डेली की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी फुलफ़िल हो जानी चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। ठीक है, तो देखते हैं भाई एक यूनिट में बेटा कितना प्रोटीन मिलता है। फूड टाइप 1 के एक यूनिट में मिलता है प्रोटीन 3 यूनिट। आपने कितना परचेज़ किया, x1 यूनिट। एक यूनिट में 3 तो 2 यूनिट में 6, है ना। अगर फूड टाइप 1 की एक यूनिट में 3 मिला है तो 2 यूनिट में कितना मिलेगा, 2 इंटू 3 यानी 6। 3 यूनिट में कितना मिलेगा, 3 यूनिट में 3 इंटू 3 यानी 9। x1 यूनिट में कितना मिलेगा, 3x1। x1 यूनिट में कितना मिलेगा बेटा, 3x1। बात अभी समझ में। यहाँ बेटा कंस्ट्रेंट बना हुआ है, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो बना गया, अब हम कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं। तो x1 यूनिट्स परचेज करने पे फूड टाइप के कितना प्रोटीन मिला बेटा आपको, 3x1। ये बात आई समझ में। इसी तरह से बेटा आपने दूसरा फूड टाइप कितना परचेज किया है, x2 यूनिट। एक यूनिट में कितना मिलता है, 4 यूनिट, है ना। 2 यूनिट में कितना मिलेगा, 2 इंटू 4। 3 यूनिट में कितना मिलेगा, 3 इंटू 4। 4 यूनिट में कितना मिलेगा, 4 इंटू 4। तो x2 यूनिट में कितना, जो कि आपने परचेज किया है, x2 यूनिट में कितना मिलेगा, 4x2। इसी तरह से तीसरे वाले फूड टाइप का आपने कितना यूनिट परचेज किया, x3। तो एक यूनिट में कितना मिलता है बेटा, पर यूनिट का ये दिया हुआ देखो। एक यूनिट में कितना मिलता है, 8। 2 यूनिट में कितना मिलेगा, 16। 3 यूनिट में कितना मिलेगा, 24। तो x3 यूनिट में कितना मिलेगा, 8 इंटू x3, है ना। इसी तरह से बेटा फूड टाइप 4 का, फूड टाइप 4 कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है, x4 क्वांटिटी में। तो एक यूनिट में कितना मिलता है, 6। तो x4 यूनिट में कितना मिलेगा, 6x4। तो ये जो फूड टाइप टोटल आपने परचेज किया है इसमें कितना प्रोटीन निकला, इन सबको जोड़ लो बेटा, टोटल प्रोटीन निकल आएगा। अब ये जो टोटल प्रोटीन आपने भैया इन फूड टाइप से निकला, ये जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है बेटा, 800। तो टोटल कितना होना चाहिए, ये जो परचेज किया टोटल 800 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। ठीक है, ये हो गया बेटा प्रोटीन वाले का कंस्ट्रेंट। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से बेटा दूसरा फैट का देखते हैं। फैट वाले में इसी तरह से दूसरा कंस्ट्रेंट बनाया 2x1। एक यूनिट में 2 यूनिट फैट मिल रहा है, तो x1 यूनिट में 2x1। फिर बेटा 2x2, 7x3, 5x4। ये बेटा तीसरा कंस्ट्रेंट 2x1, 2x2, 7x3, 5x4। ठीक है बेटा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 200 मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसी तरह से बेटा कार्बोहाइड्रेट वाला, एक यूनिट में फर्स्ट फूड प्रोडक्ट की 6 यूनिट निकल रहा है, तो x1 यूनिट में कितना मिलेगा, 6x1, 4x2, 7x3। ठीक है बेटा, 4x4। और ये क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से, मिनिमम पासिंग मार्क्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन का साइन। ठीक, ये होता है बेटा कंस्ट्रेंट। इसके बाद आता है बेटा आपका नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ये जो होते हैं आपके नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन कहलाते हैं, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब देखो भैया फूड प्रोडक्ट जो आपने ख़रीदे हैं, यानी x1 क्वांटिटी में ख़रीदा है, x2 यूनिट ख़रीदा है, x3 यूनिट ख़रीदा है, तो बेटा जबकि मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो ये तो नहीं कहते हो कि हमने -5 किलोग्राम ख़रीदा या -2 किलोग्राम ख़रीदा, या तो कहोगे बिल्कुल नहीं खरीदे यानी 0 किलोग्राम ख़रीदा, या फिर कह दोगे 5 किलोग्राम ख़रीदा या 5 लीटर ख़रीदा। तो ये क्या होगा, ये सारी वैल्यू x1, x2, x3, x4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी कंस्ट्रेंट। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, कोई परेशानी इसमें। इस तरह से हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉब्लम को फिर कैसे लिखते हैं, इस तरह से बेटा। आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फॉर्मुलेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा क्या लिखेंगे, ये कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू। ठीक है, बोलो भाई, आई बात समझ में सबको बेटा, इस तरह से। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग करते हैं, कोई परेशानी बेटा इसमें। ठीक है, ये हमारा फॉर्मुलेशन था। ओके।